सो हे एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। दिस इज शिखा एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। यानी इससे पहले हमने सारा के सारा बेसिक जो है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलने वाले हैं आगे की तरफ, यानी आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आज हम आपको कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से हर साल एक क्वेश्चन आता है, यानी मोल कॉन्सेप्ट को आज हम बहुत ही इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। स्टोचियोमेट्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी बच्चों के लिए, तो इसको आज हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे और तुमको मजा आएगा, ठीक है। और इसके PYQs जो 2023 में आए थे वो भी हम सॉल्व करेंगे और देखना कितनी आसानी से सॉल्व आप कर पाओगे क्वेश्चंस। चलिए आज का सफर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब देखो, वैसे तो बेटा ये वाली जो एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ी है, क्योंकि अब NCERT में है तो हम एक बार डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट क्या है जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो डाल्टन जी थे इन्होंने बहुत सारी कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है। इस चैप्टर में आप पोस्टुलेट्स बहुत सुनोगे, ठीक है। अब इन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए थे ना, इन्होंने कुछ नया नहीं दिया हमें, ये हम ऑलरेडी लॉ वगैरह में पढ़ चुके हैं। जो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये उसी से रिलेटेड था। मतलब इसने कहीं से पॉइंट्स उठाए और वो डाल दिए, बस ऐसा ही था। इससे ज्यादा कुछ खास इसकी थ्योरी में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं विद द फर्स्ट पोस्टुलेट। सबसे पहले है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, यानी सबसे पहले इसने कहा कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जिस टाइम पर ये थ्योरी आई थी उस वक्त पे डाल्टन ने कहा एटम को आप सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बाद में, जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हमने पढ़ा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने इस थ्योरी के बाद ही पढ़ी थी। तो ऑफ कोर्स पहला पोस्टुलेट जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का बाद में गलत साबित हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। देखो भाई ये कह रहा है, सेकंड पोस्टुलेट आपको कह रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है आपको, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर मानिए आपके घर में एक आयरन की अलमीरा है या फिर आप आयरन का कोई और सामान बनवा रहे हो, एक बॉक्स है, ठीक है, वो रहेगा तो आयरन ही ना, ठीक है, वो रहेगा तो आयरन ही। यानी कि आप आयरन को कट कर देंगे, आप उसकी अलमीरा बनाएं या बॉक्स बनाएं, रहेगा तो वो आयरन ही, यानी उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहेंगी। तो सेकंड पोस्टुलेट आपको यही कह रहा है, ठीक है। जो आइडेंटिकल मास रहेगा और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशो। ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि कोई भी चीज जब कंबाइन करती है, कोई भी कंपाउंड बनता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था लास्ट वाले में, कि जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो हमेशा एक फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे। जैसे हमने उधर एग्जांपल जो पढ़ा था वो वाटर पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 2:16 और 1:8, राइट। कि जब भी वाटर बनेगा वो सोर्स पे इंडिपेंडेंट होता है कि कहाँ से वो वाटर आ रहा है, लेकिन जब भी वाटर बनेगा एक फिक्स रेशो में ही बनेगा। यही कह रहा है वो, यही से पोस्टुलेट उसने चोरी कर लिया था और वही हमें बता दिया था कि भाई ऐसा फिक्स रेशो में जब भी कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी क्या कह रहा है, जब भी कंपाउंड बनेगा व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशो। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, राइट। फोर्थ पॉइंट आपको कहता है द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये भी हम पढ़ चुके हैं, राइट। ये भी फर्स्ट जो लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें भी हम पढ़ चुके हैं ये सब बातें, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब वहीं से पॉइंट्स उठाया था। लेकिन इसने कहा कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन ही होता है बस, ठीक है। ना तो वो कभी क्रिएट किए जा सकते हैं, ना ही कभी वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ये बहुत सिंपल थ्योरी है जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने
हमें बताया। ये 4 पोस्टुलेट हैं, कोई खास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो हमने रीड कर ली। लेकिन इसके बाद का जो पोर्शन है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से हम थ्योरी शुरू करते हैं। यहाँ से मेन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मतलब मैंने मैक्स बच्चों को देखा है 80% बच्चों को चीजें क्लियर नहीं होती। आज इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। ठीक है जी, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ वन एटम। उल्टा कर दिया, मास ऑफ वन एटम, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इन AMU। अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चों को याद ही नहीं रहता, बेटा उल्टा कर दिया करो, बहुत चीजें सिंपल हो जाएंगी। देखो, ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ मास ऑफ एन एटम। ठीक है, द यूनिट ऑफ मास ऑफ एन एटम। ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ठीक है, जब भी आप एक एटम का मास लिखोगे AMU में, वो क्या है? उसका एटॉमिक मास ही है। जैसे कार्बन का क्या है? 12 AMU लिख दिया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको यही नहीं पता कि AMU होता क्या है, तो ये भी हम क्लियर करते हैं। देखो AMU क्या होता है? देखो भाई, एटॉमिक मास यूनिट, फिर से हम उल्टा करेंगे, द यूनिट ऑफ मास ऑफ एन एटम क्या होता है? तो भाई ये होता है मास ऑफ एन एटम ऑफ C6। ठीक है, इसका 1/12 कर देना है आपको। 1/12 पार्ट आपको इसका कर देना है। इसी को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। बहुत सिंपल सी चीज है। अब बहुत छोटा होता है ये, तो इसलिए इसके पीछे लगा दिया गया AMU। ठीक है, 1/12 जब आप करेंगे तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो गई। अब एक कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है भाई? कार्बन के एक एटम का मास कितना है? वो होता है 1.9924 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस 1/12 को एज इट इज रखा। ठीक है, इसको आप एज इट इज रखेंगे और यहां पर क्या पुट कर देंगे? 1.9924 10⁻⁻ कितना? -23। तो आप यहां से वैल्यू आपकी निकल जाएगी, दैट इज 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है जी, और इसी को बोला जाता है, ये वैल्यू है बेटा आपकी 1 AMU की। अगर आपसे कोई पूछे 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, कितनी होती है, कितना काउंट कर रहे हो आप, तो भाई 1.67 10⁻⁻24 ग्राम होती है। बहुत सिंपल सी बात है। पहले हमने पढ़ा एटॉमिक मास क्या है, तो हमने देखा कि मास ऑफ एन एटम, यानी एक एटम के मास को हमने क्या बोल दिया? एटॉमिक मास। उसकी यूनिट क्या हुई? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसको मेजर किस में करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। बहुत स्मॉल होती है इसलिए हमने उसको AMU बोला। और AMU क्या होती है कि जब आप C12, ठीक है, C12 आइसोटोप लेना है आपको, इसका एक एटम का मास और उसका 1/12 कर दो, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। ठीक है जी, इतनी बात आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। बहुत बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो क्या होता है, जैसे मानो यही ले लेती हूँ H2SO4। ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने H2SO4, इसको कैसे निकालेंगे हम? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 2। ठीक है, तो यहाँ 2 क्यों बोला मैंने? 1 × 2, मतलब ये भी काउंट करना है आपको, है ना, यानी 1 एटॉमिक मास मल्टीप्लाई में 2, तो टोटल कितना आ गया? 2। बात समझ में आई? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई क्या किया? जो नीचे इसकी एटोमिसिटी है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई 2 कर दिया, प्लस इसका एटॉमिक मास कितना है? 32, प्लस यहां पर कितना है भाई? 16, मल्टीप्लाई में कितना है? 4। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 4, तो ये हो गया 16 × 4 यानी 64। तो यहाँ पर हो गया भाई 34 और 64, यहाँ हो गया 8 और ये हो गया 9, तो ये आपके पास आ गया 98 मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं
उनके एटॉमिक मास को ऐड कर देना है, आपके पास मोलिक्यूलर मास आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। एक दो और वैल्यूज निकालते हैं हम, देखो एक बार। जैसे हम निकालते हैं वाटर, ठीक है। अगेन आप वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई में 2 करना है, मल्टीप्लाई में 2 करना है, प्लस में ये कितना हो गया 16, ठीक है जी। तो यहां पर कितना आ गया भाई 18, कितना आ गया 18, 16 + 2 18 आ गया, ठीक है। आपको जो कमेंट्स में लिखना है मैं आपको दे रही हूं होमवर्क, यहां पर आप फाइंड आउट करके बताएंगे मुझे CO2 का, ठीक है। एक और आप फाइंड आउट करेंगे H2O2 का, ठीक है। बहुत सिंपल है, कमेंट्स में जरूर बताना इन दोनों का आंसर क्या है अगर आपको अच्छे से आ गया है तो। उसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल मास। क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल मास पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल मास क्या होता है भाई, अगर एक एटम का मास, ठीक है, लेकिन अब किस में ले रहे हैं हम, इन ग्राम। क्या ले रहे हैं, एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास, लेकिन अब किस में ले रहे हैं, इन ग्राम, ठीक है। पहले क्या था हमारे पास AMU, हम एटॉमिक मास किस में ले रहे थे, AMU में। अब इस 12 को बेटा हमने लिख दिया 12 इंटू में 1 AMU, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, है ना। तो अब एक AMU की वैल्यू क्या थी, अभी हमने जो पीछे पढ़ी वो थी 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहां पर AMU की वैल्यू को पुट कर दिया गया, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। तो यहां पर क्या हो गया 12 मल्टीप्लाई में 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये अब वैल्यू आ गई किसमें, ग्राम में आ गई। किस में आ गई भाई, ग्राम में आ गई। अब ये वैल्यू सिंपल लग रहा है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आप निकाल लोगे, ठीक है। आगे चलेंगे। अब देखो यहां पर भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये भी हम क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज बेटा मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है ना। काफी सारे बच्चे कहते हैं ये वैसे बेटा एक ही बात है, बस एक ही बात है, ये आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, काफी सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि एटॉमिक मास क्या है भाई, एक रेशो है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है या रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक रेशो है। किसका, जब आप एक एलिमेंट के मास को, यानी मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय आप करते हो, ठीक है, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, जो ऊपर लिखा हुआ है। मतलब ये रेशो ही तो हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया बेटा, इसी को अभी हमने पढ़ा कि ये जो है ये क्या है भाई, ये तो 1 AMU है। अभी पढ़ा ना आपने, ये क्या है, ये तो 1 AMU है। यानी कि आप यहां से ये भी कह सकते हो कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है, जो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। यानी कि जब भी आप लिखेंगे तो C का खाली 12 लिखेंगे, 12 AMU नहीं लिखेंगे, बस इतनी सी फर्क है या इतनी सी बात है। जब आप एटॉमिक मास लिखते हो तो यहाँ पर कई बुक्स में तो डिफरेंस भी नहीं दे रखा बेटा, ठीक है, इसलिए। लेकिन मैंने आपको दोनों चीज बता दी कि कई बार क्या होता है, एटॉमिक मास को हम मेजर कर लेते हैं AMU में। यानी अगर मैं किसी का एटॉमिक मास, इसको हम अलग स्लाइड पे ही पढ़ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन मैं इसको क्लियर करती हूँ आपको। सबसे पहले मैं क्लियर करूंगी आपको, जब आप एटॉमिक मास लिखोगे बेटा, जब आप एटॉमिक मास लिखोगे, मान लीजिए मैंने लिखना है वाटर का, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे भाई, लिखोगे 18 AMU। बात समझ में आई। जब आप एटॉमिक मास लिखोगे तो क्या लिखोगे 18 AMU। लेकिन जब आप इसका रिलेटिव एटॉमिक मास लिखोगे, क्योंकि काफी सारी बुक्स में इनको एक साथ बता दिया गया है, ठीक है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, मैं आपको इसलिए डिफरेंस बता रही हूं, खाली 18 लिखोगे, ये फर्क है, ठीक है। लेकिन जब आप
इसको ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिक्यूलर मास लिखोगे, ग्राम का मतलब अब आप एटॉमिक मास को इन ग्राम लिख रहे हो बेटा, यानी कि अब आप लिख दोगे इसको 18 ग्राम। ये तीनों का फर्क है। जब आप एटॉमिक मास लिखोगे तो लिखोगे 18 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, यानी फिर से देखिए यूनिट ऑफ मास ऑफ एन एटम, क्योंकि एटॉमिक मास का मतलब यही होता है कि आप एक एटम का मास निकाल रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ में आया। अगर आप रिलेटिव याद कैसे रखोगे कि मैम इतनी सारी चीजें हम याद कैसे, देखो बेटा रिलेटिव वर्ड यूज हो रहा है। रिलेटिव का मीनिंग क्या हुआ? रिलेटिव मतलब आप कंपेयर कर रहे हो किसी से, है ना, यानी यहां पर हमने क्या किया, कंपेयर किया, राइट, रिलेटिव। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब खाली 18 लिखना है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकाल रहे हो, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किस में लिखोगे, ग्राम में लिखोगे। इतनी बात समझ में आई? ये तीनों चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको आई होप बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख भी दी हैं। अब काफी सारे बच्चों को इस पोर्शन में भी कंफ्यूजन होता है कि मैम एक छोटी सी चीज और है जो हमारे को परेशान करती है, वो क्या है भाई, उसको भी क्लियर करते हैं कि भाई है ना, हम खाली 16 लिखते हैं, या जब हम 16 ग्राम लिख दिया, मान लीजिए मैंने किसी का मास लिख दिया 16 ग्राम, ठीक है, तो 16 AMU से अगर मैंने किसी का लिखा बेटा एटॉमिक मास, तो आपने उसको लिख दिया 16 AMU। मान लीजिए ऑक्सीजन का लिखा तो आपने लिख दिया 16 AMU, लिख दिया ना। लेकिन जब आप ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं 16 ग्राम। तो आप थोड़ा सा बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ग्राम एटॉमिक मास, कई बार क्वेश्चन में ये सब चीजें मेंशन भी नहीं होती, कई बार 16 ग्राम लिखा होता है। तो वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ किस तरीके से। देखो, अगर मैं किसी का एटॉमिक मास लिख रही हूं बेटा, जैसे ऑक्सीजन का, तो मैंने लिख दिया 16 AMU। ध्यान से देखना ग्राम में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, अब इसको बेटा क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 16 इंटू में 1 AMU, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, है ना। ये बात तो अपने को आ गई है समझ में। अब क्या है, अब यहां पर देखो 16 और 1 AMU की वैल्यू लिखेंगे 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम फिर ये क्यों नहीं लिखते, खाली 16 कहां से आ गया, ये 16 ग्राम कहां से आ गया। देखो यहां पर आपने निकाला कि ग्राम एटॉमिक मास आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आप भूल जाते हो, ये आप भूल जाते हो, है ना। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा वैल्यू को, तो इक्वल टू 1 आएगा। कैलकुलेट करके देखना आप, ठीक है, कैलकुलेट करके देखोगे। देखो यहाँ -24 है, 23 है, ये सारा तो निकल जाएगा, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, इसलिए ये खाली 16 ग्राम बच जाता है। क्या बच जाता है, सिर्फ 16 ग्राम। तो इस तरीके से आता है। ठीक है, काफी सारी बुक्स में जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, जब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, तो कई बार क्या, ज्यादातर कंडीशंस में बहुत जगह ऐसे लिखा हुआ आएगा 16U। बच्चे इसको भी नहीं समझते हैं, ये भी एटॉमिक मास यूनिट ही है, यानी इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, इसका मतलब होता है 16 AMU, वही मतलब है। इसी को हम उठा करके लिख देते हैं 16 ग्राम। क्यों, कैसे, ऐसे। ठीक है, इसी को हम उठा करके लिख देते हैं 16 ग्राम। कहां से आया, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये वाला, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। तो आंसर आपके पास क्या आया, 16 ग्राम ही तो आया। तो काफी सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता कि भाई जब क्वेश्चन में दे रखा होता है तो क्वेश्चन में AMU, जब आंसर कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, तो बुक्स में फिर दे रखा होता है ग्राम, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो कंफ्यूजन को क्लियर करना है, क्योंकि ये इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये एक ही बात मान लेते हैं हम कि हाँ ये कैलकुलेट करके 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से एक बार रिवाइज करें, एटॉमिक मास जब आप निकालोगे तो AMU में निकालोगे, क्योंकि एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 एटम। लेकिन जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हो, तो एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास एक रेशो होता है। ठीक है जी, क्या होता है, एक रेशो, वो यूनिटलेस होता है। उसमें खाली क्या लिखोगे, 16, सिर्फ खाली लिखोगे 16। ठीक है ना,
एटॉमिक मास में AMU लिखोगे, ग्राम एटॉमिक मास में इन ग्राम लिखोगे, और इन ग्राम 16 ग्राम आ गया, ऑक्सीजन का लिख रहे हो तो, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो आपको ये कहीं पर बताया नहीं जाता है, इसलिए आप पजल हो जाते हो। ठीक है, मैंने बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको। नीट में बहुत ही ज्यादा जितना जरूरत है उतना मैंने आपको बताया। अगर बच्चे एडवांस कर रहे हैं या मेंस कर रहे हैं, फिर हम चीजों को और ज्यादा इन डेप्थ लेके जाते हैं, कोई चीज आई कहां से, क्यों आई, किस तरीके से आई, तो वो वहां हम डिस्कस करते होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, ये कॉन्सेप्ट सबको परेशान कर देता है। ठीक है, और हालांकि आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 9th क्लास में भी पढ़ते हो, मोल कॉन्सेप्ट, है ना। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, लेकिन अब नहीं करेगा। देखो मोल का मतलब क्या हुआ, जैसे आप किसी शॉप पे गए या फिर आपने, देखो कुछ चीजें ना स्पेसिफिक है, कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं हमारे आसपास। जैसे मैं किसी शॉपकीपर के पास गई तो मैंने किसी को बोला भाई, जैसे आप किसी सब्जी वाले के पास गए तो आपने बोला 1 दर्जन केले दे दो। ठीक है, 1 दर्जन आपने पेन मांगा शॉपकीपर से। ठीक है, कोई भी चीज मांगे तो अंडरस्टूड है कि जब आप 1 दर्जन की बात कर रहे हो या 1 डजन की बात कर रहे हो जब आप, तो उस वक्त पे 12 ही देगा वो आपको, है ना। इतना बात तो फिक्स है, ये चीजें अंडरस्टूड है कि भाई अगर मैं कह रही थी तो 1 डजन इक्वल टू 12, ये अंडरस्टूड कंडीशन है, उसमें मेरे को उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई 12 पेन दे दो, नहीं बोलने की जरूरत है, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, अंडरस्टूड है कि वो मुझे 12 ही देगा शॉपकीपर, है ना, पेन 12 ही देगा। तो अब पॉइंट क्या है, ऐसे ही 1 मोल क्या है, 1 मोल भी एक नंबर है बेटा, इट इज जस्ट एन नंबर, नथिंग एल्स। तो ये क्या है, हम क्या बोल देते हैं कि जो 1 मोल है ना वो इक्वल है 6.022 10⁻23 एटम्स के, आयंस के या मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, इसलिए हम इसको यूजुअली पार्टिकल्स मतलब एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मतलब ये एक सिर्फ एक नंबर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, नहीं, कुछ चीजें फिक्स होती है। जैसे उसने बोला कि 1 डजन इक्वल टू 12 पेन्स, है ना, ऐसे ही हमने क्या किया, 1 मोल इक्वल टू इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर इतने नंबर ऑफ आयंस उसमें होंगे। ये सिर्फ एक फिक्स्ड मैंने आपको दे दिया, बात खत्म हो गई यहाँ पे, बस इतनी ही बात हमें समझनी है। अब इसको हम क्या बोलते हैं भाई, Na, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। अब मैंने कितने सारे बच्चों को देखा है, मैंने उसको बोला कि एवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है, काफी सारे बच्चे कहते हैं यूनिटलेस होती है। नहीं, यूनिटलेस नहीं होता। ठीक है, यानी आप क्या कह रहे हो कि 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो अब यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक मिनट, क्या हो रहा है, ठीक है, अब देखो जैसे मैंने निकाला बेटा 1 मोल में, ठीक है, अब क्या है, इसका मतलब यही है कि 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स इन 1 मोल। समझ रहे हो, यानी कि अगर मैं लिखूं तो Na की वैल्यू या Na की यूनिट में निकालूंगी तो मोल इनवर्स नहीं आ गई है, और मोल इनवर्स आ गई तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी, यानी कि 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो यूनिटलेस नहीं है, मोल इनवर्स इसकी यूनिट है। हमने वहां पर ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट में भी पढ़ा था, काफी सारे बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन होता है, जिस तरीके से हम इसको लिखते हैं, MOL से लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, काफी सारे बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं समटाइम्स। तो यानी कि 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है, आप बोलोगे मोल इनवर्स, यानी 1 मोल के अंदर 6.022 10⁻23 एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात खत्म। अब यहां से जो है मोल कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से आपको समझना है। अब कुछ एक चीजें देखो बेटा, ठीक है, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है।
अब देखो एक छोटी सी बात को समझेंगे अब, ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा, ध्यान से समझना, मैं कह दूं 1 मोल CO2 में, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। मैं कहूं भाई 1 मोल बॉटल्स में कितनी बॉटल्स है, तो आप कहोगे 6.022 10⁻23 बॉटल्स है। अगर मैं कहूं 1 मोल पेन में कितने पेन है, तो आप कहोगे 6.022 10⁻23 है, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है कि मतलब 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं कहूं 1 सेकेंड, तो अभी हमने पढ़ा कि 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स में, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पर हमने लिखा 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं 1 मोल H एटम में कितने एटम्स हैं भाई, तो आप बोलोगे 6.022 10⁻23 एटम्स हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अगर मैं बोलूं कि H2SO4 है, ठीक है, कंसिडर, अब मैं आपसे पूछूं बताइए कितने एटम्स हैं इसमें 1 मोल में। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना है, फिर रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करके देखना है कि आपका करेक्ट है कि नहीं है। 1 मोल H2SO4 में आपको बताने हैं एटम्स, तो देखो कैसे बताओगे। इतनी बात अपने को पता है कि 1 मोल H2SO4 में कितने नंबर ऑफ होंगे पार्टिकल्स, तो होंगे भाई H2SO4 कितने होंगे 6.022 10⁻23। अब आपको ध्यान से मेरी बात सुननी है और समझने की कोशिश करनी है कि अब आपको क्या निकालना है बेटा, एटम्स। तो H2SO4 में कितने एटम्स हैं, तो भाई यहां पर है 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, यानी 4 और 1 5 और 2 7। तो क्या अगर मुझे एटम्स निकालने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी थी यहां पर, समझ गए। यानी 1 मॉलिक्यूल अगर मैं कहूं कि 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में, ठीक है, कितने एटम्स हैं, तो भाई 7 एटम्स हैं। कितने एटम्स है बेटा, 7 एटम्स है। कैसे, 4 और 1 5 और 2 7 है, तो 7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जैसे देखो ये रिमोट है, ठीक है। अब मैं कहूं कि 1 मोल रिमोट में कितने रिमोट हुए, तो आप बोलोगे 6.022 10⁻23 रिमोट। अगर मैं कहूं इसमें भाई इसके बटन्स पूछ लिए मैंने आपसे, ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट करोगे इसमें कितने बटन्स है, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आई, ऐसे करना है आपको हर जगह पर। क्लियर हुआ होगा आई होप, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, अब देखिए फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं यहां पर, ध्यान से समझना, ठीक है, इस चीज को। अब पहली चीज को समझना, मैं यहीं पर कर देती हूं, ठीक है। अब देखो यहां नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालने होते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स जब हमें निकालने होते हैं, कैसे निकालते हैं, पहले अगर किसी चीज का वेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, अगर किसी चीज का आपको वेट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट गिवन मास बाय मोलर मास। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अगर किसी का वेट दिया हुआ है
तो आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला, जो कि है गिवन मास बाय मोलर मास। जैसे मैंने आपको बताया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, जैसे मैंने आपको बोल दिया 46 ग्राम ऑफ सोडियम में निकालिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है बेटा, मास। मास कितना गिवन है, 46। तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, यानी कि आपको लगाना है फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। कितना मास दिया हुआ है, 46, और सोडियम का कितना होता है भाई, मोलर मास तो कितना हो जाएगा 23, तो यहां से आ गया 2। तो यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा, 2 आ गए। कितना सिंपल है, देखो जरा चीजों को, बहुत सिंपल चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास बेटा, ये तो पहला केस हो गया, यहाँ पे डाल लीजिएगा, ये केस नंबर क्या हो गया, पहला। और केस फर्स्ट में हमने पढ़ा कि भाई जब आपके पास मास दे रखा हो तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं गिवन मास बाय मोलर मास से। दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं, यानी केस नंबर 2 हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हो, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हो और मोल्स आपसे पूछा हुआ हो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो भाई उस वक्त पे हम फाइंड आउट करेंगे एन। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिवाइड कर देंगे उसको एन ए यानी एवोगैड्रो नंबर से, तो यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स निकल करके आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले में क्या दे रखा था, वेट। ठीक है, अभी आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं। उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपको दे रखे हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद आपके पास निकल करके आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई बहुत ज्यादा सोचना या समझना नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केस नंबर 3 की बात करते हैं हम। ठीक है, केस नंबर 3 आपको क्या कहता है भाई, ये वाला ना, वैसे तो केस जो है वो बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब हमने गैसियस वॉल्यूम वाला लो पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको बोला था कि वो जो लो है उसको हम परफेक्ट तरीके से याद रखेंगे, या परफेक्ट तरीके से अगर हम समझेंगे बहुत ही डिटेल में कि कोई चीज आई ही क्यों, वो हम स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। इसलिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड, सारी स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। वहां से आपको किसी भी चीज की क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से उसको वहां पर समझ जाओगे। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, इससे रिलेटेड सभी फॉर्मूलाज। लेकिन क्योंकि हमें ये चैप्टर एनसीईआरटी वाइज कंप्लीट करना ही है और हमारे नीट वाला पोर्शन हमें कंप्लीट करना ही है, वहां पर भी कराऊंगी, यहां पर आपको फॉर्मूला में बता रही हूँ। ठीक है, अब केस नंबर 3 होता है जब आपको किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम दे रखा होता है। ठीक है, तो हम क्या मान करके चलते हैं कि 1 मोल पे, ध्यान से सुनना, हम क्या कह रहे हैं कि अब आपने लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम पढ़ा था, तो उसमें भी हमने बोला था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि था बेटा PV = nRT, जिसमें अपन ने प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रख दिया था, कांस्टेंट, है ना। अब R तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड किया भाई, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड किया। ये हमने उस लॉ का शॉर्टकट एक किस्म से हल्का सा समझा था, है ना। अब क्या है, यानी कि जो भी वहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते थे वो आपको वहां पर उसका वॉल्यूम बताते थे, है ना, यही पढ़ा था हमने। अब इस वाले में हम केस नंबर 3 में क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम आपको दे रखा हो, उसको 22.7 लीटर से डिवाइड कर देना एट STP में बता रही हूँ आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यानी हम मान करके चलते हैं कि 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो भाई 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है एट STP। इतनी बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करेगी। आगे बात समझ में, तो यानी कि हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको STP की बात करते हैं, 22.7 लीटर से डिवाइड कर देंगे। यहां से भी आपका क्या निकल सकता है,
नंबर ऑफ मोल्स निकल करके आ सकते हैं। यानी कि हमने टोटल कितने फॉर्मूलाज अभी पढ़ लिए? हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़ लिए बेटा, ठीक है। हमने कितने फॉर्मूलाज पढ़ लिए? तो हमने 3 फॉर्मूलाज, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। तो 3 फॉर्मूलाज पढ़ लिए। पहला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा बेटा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा सब्सटेंस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर एट एसटीपी। ये तीनों फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए, ये तीनों फॉर्मूलाज पढ़ लिए, ठीक है। अब ये तीनों फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। नीट लेवल पे चीजें बहुत सिंपल हैं बेटा, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन मैं एनसीईआरटी की हर एक चीज आपको करवा रही हूँ, हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं किसी भी लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और हर बार ना यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सतर्क रहिएगा कि ये वाला पोर्शन हमें अच्छे से करना ही है, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए बेटा, ये तीनों फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अब चलते हैं भाई परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन आए भी हुए यहाँ से। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे? तो भाई सीधा सा फॉर्मूला है कि जब आपका मास परसेंट आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द 1 मोल ऑफ कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड के 1 मोल में उस एलिमेंट का मास कितना है, डिवाइड बाय करोगे आप कंपाउंड का मोलर मास और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से, तो आपके पास मास परसेंटेज आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको मैं बता रही हूँ। किसी भी 1 मोल कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का कितना मास है, डिवाइड बाय कंपाउंड का मोलर मास, मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे? 100। बहुत आसान है। आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन भी यहां से कर लेते हैं। देखो, जैसे मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अब मुझे देखना है बेटा वाटर, ठीक है। अब वाटर में तो 2 चीजें हैं, ठीक है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। अब मुझे दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? वाटर का मोलर मास मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द एलिमेंट present in 1 mole of the compound divide by molar mass of that compound multiply by 100। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, राइट। तो मोलर मास की जरूरत तो मुझे पड़ने वाली है, तो भाई मोलर मास निकालेंगे तो वही हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई में आप किससे करोगे? 2 से, प्लस में ये क्या करोगे? 16। तो 16 + 2 कितना हो गया बेटा? 18। तो 18 क्या आया इसका? मोलर मास। तो मोलर मास समझ में आ गया। अब आपने सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन दोनों की निकालनी है, तो दोनों की निकालनी है तो पहले हम निकालते हैं किसका? हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सिंपल सी चीज है। 1 मोल कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का मास कितना है? एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1, ठीक है। कितना होता है? 1। तो यहां पर हो जाएगा 1, और ये क्या है भाई? कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। डिवाइड बाय आप क्या करोगे? मोलर मास, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे बेटा? 100। ये क्या निकल जाएगा? इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकल आएगा। बात समझ में आई? यही लिखा हुआ है 2 × में 1 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना है। अगेन ऊपर क्या लोगे? उसका एटॉमिक मास, है ना। तो कितना होता है भाई? 16 डिवाइड बाय में वाटर का मोलर मास, यानी कि कितना? 18 मल्टीप्लाई कितना करोगे बेटा? 100। यहां से इसका क्या आ गया? आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ गया। देखो कितनी ज्यादा सिंपल है चीजें, और क्वेश्चन आया हुआ है बेटा यहाँ से। नीट के क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। अगर आप तरीके से पढ़ो तो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है।
ठीक है, अगर यही चीज हमें मेंस और एडवांस में पढ़ानी होती तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाकर के पढ़ाना होता है, क्योंकि एडवांस में चीजें बहुत ज्यादा इन डेप्थ पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपकी जो एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखी हुई है वो याद नहीं करनी, हमें सिर्फ हमें समझनी है। एक बार हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के बाद मैं आपको ये बताऊंगी तो आपको सिंपल लगेगा। अब देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मैंने ले लिया CO, ठीक है। इसके अलावा आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे CO2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप CO2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें कार्बन कितना है, कार्बन के कितने एटम्स हैं, ओनली 1, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो भाई है 2, ठीक है। CO2 में कार्बन कितना है, 1 एटम, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो हमने बोला भाई 2 एटम्स, दिख भी रहा है, ठीक है। और यानी कि ये दोनों किस रेशो में प्रेजेंट है, तो भाई 1:2 में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, 1:2 में प्रेजेंट है CO2, ठीक है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन देखो बेटा, ध्यान से इस बात को समझना कि क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, तब भी इसका आंसर यही आएगा, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी आंसर यही आएगा, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी मेरा आंसर CO2 ही आएगा। कैसे, देखो रेशो क्या है, 2:4, आया कितना, 1:2, ऐसे ही आया 3:6 में प्रेजेंट है यहाँ, तो रेशो कितना आया, 1:2। सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करोगे, यहाँ रेशो क्या है कार्बन और ऑक्सीजन का, 4:8, यहाँ पर भी मेरे पास रेशो आया 1:2, है ना। अब बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब देखो, अब हमें पढ़ना है इंपीरिकल फॉर्मूला और पढ़ना है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा फॉर्मूला, ध्यान से पढ़ना बेटा, ऐसा फॉर्मूला जो अपने को ये बताए कि वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स का एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स अपने को बताए, तो वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान से समझना, अभी मैं आपको समझाऊंगी भी सही, ठीक है। यानी कि जो आपको रेशो भी बताए और रेशो के साथ साथ एग्जैक्ट नंबर बताए, वो आपको क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रेशो के साथ साथ एग्जैक्ट नंबर भी बताए, रेशो भी बताएगा और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स भी बताएगा, भाई कितने कार्बन के कितने एटम्स और ऑक्सीजन के कितने एटम्स, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपीरिकल का मतलब होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है जो अपने को सिर्फ रेशो बताए लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता सकता, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता पाएगा, उसको हम बोलेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आई। एग्जाम्पल पहले इसलिए दिया ताकि आपको बहुत ज्यादा मुश्किल ना लगे किसी भी चीज में, ठीक है। यानी कि फिर से हम इसको पढ़ेंगे। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया बेटा CO2। अगर आपको CO2 में पता है भाई कितने नंबर ऑफ कार्बन और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन, आपको एग्जैक्ट नंबर पता है, उसका रेशो भी आपके पास है, तो वो हम देखेंगे, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन जब आपको रेशो पता है लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता है, तो वो हमारे को बताएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम इसको पढ़ेंगे, अब हमें समझ में आएगा। देखो, एन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, ठीक है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब बात समझ में आई आपको, रेशो तो बता रहा है, सिंपल रेशो, भाई इन तीनों का, इन चारों का रेशो 1:2 ही तो है, ठीक है। तो अपने को क्या बता रहा है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है, उन एटम का सिंपल होल नंबर रेशो मुझे बता रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला EF, ठीक है जी। तो ये जो EF है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वेरियस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। अब डेफिनेशन आपको इजी लगी होगी पढ़ने में, है ना। सेकेंड चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वेयर एज
द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट, अब देखो यहां पर आपको चीजें ढंग से समझ में आ रही होंगी, एग्जैक्ट नंबर भी बताएगा, रेशो भी बताएगा और एग्जैक्ट नंबर भी बताएगा, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे एमएफ। अब समझ में आया ईएफ और एमएफ में फर्क क्या है। तो भाई अगर मेरे पास ईएफ है और एमएफ है तो दोनों में फर्क क्या है, ये अपने को एग्जैक्ट बता रहा है और ये अपने को सिर्फ रेशो बता रहा है, सिंपलेस्ट रेशो। एग्जैक्ट नहीं बताएगा, ये अपने को बताएगा सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है। तो यानी कि जो n की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो n की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा कैसे, कि mf डिवाइड बाय EF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहां से देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, जो आपके पास EF की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई n, यही चीज यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। अब आपको चीजें आसान लग रही होंगी, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, यहां तक देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें अगेन आप ले सकते हो, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब तो आपको आ ही गया होगा आई होप, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब देखो आपके पास एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, उसमें इतना परसेंट तो मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इतना परसेंट मेरे पास कार्बन है और इतना परसेंट मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहां लिख दूंगी हाइड्रोजन, यहां लिखेंगे कार्बन, यहां लिखेंगे क्लोरीन, ठीक है। ये कितना परसेंट है भाई, 4.7%, ठीक है, 4.7%। परसेंटेज ऊपर लिख देना, परसेंटेज जो है वो बताई हुई है 4.07। फिर यहाँ पर ये कार्बन कितना दे रखा है 24.27, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन कितना दे रखा है भाई 71.65% दे रखा है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। अब उस कंपाउंड का मोलर मास या मोलिक्यूलर मास जिसे आप कहें वो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। यहाँ साइड में हम लिख लेंगे कि भाई इसका जो मोलर मास है ऑलरेडी दे रखा है 98.96 ग्राम, मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। मोलर मास दे रखा है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं मास दे रखा है बेटा। मोलर मास मुझे ऑलरेडी दे रखा है। इतनी बात आई समझ में, बहुत सिंपल चीजें। अब देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सब करा दूंगी, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन तो हमारे पास आप इस वक्त पे हम नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये लगा दिया, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अगेन मैंने जो यहाँ पर लिया था कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये तीनों का परसेंटेज आपको दे रखा है, दे रखा है, परसेंटेज दे दिया। अब क्या है बेटा, परसेंटेज देने के बाद कार्बन का एटॉमिक मास ले लेना है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना भाई 12, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1 और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना 35.5। मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर अभी कैलकुलेशन जो है आपको पता है हम लाइव नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डेड है, तो इसलिए आप थोड़ा सा समझना कि इसलिए मैंने इसको पूरा कैलकुलेशन ना करने के चक्कर में मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया। अब देखो सबसे छोटी सी चीज किस तरीके से करना है, आपने क्या किया है परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया आपने, ठीक है। तो 24.2 को 24 लिख लिया डिवाइड बाय 12, कितना आ गया 2। बात समझ में आई कैसे किया, ऐसे ये है 4, ये है 1, तो 4 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया बेटा 4। ऐसे ही 71.7 को आपने डिवाइड किया 35.5 से, तो कितना आ गया बेटा 2, ये देखो आ गया 2। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। परसेंटेज और ये जो एटॉमिक मास है दोनों को डिवाइड कर देना, यानी परसेंटेज डिवाइड बाय क्या कर देना है एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो काफी सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों किया। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, आप क्या किया करो, आपको एक आसान सा तरीका बता रही हूँ मैं। आपको ये जो परसेंटेज दे रखा है ना, जैसे मान लो आपको कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 24.2, आप इसको परसेंटेज की तरह ना ग्राम ले लिया करो बेटा,
कितना ले लोगे, ग्राम में ले लिया करो। जब आप ग्राम में लोगे ना तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, गिवन मास बाय मोलर मास। तो अब कितना मास दे रखा है भाई 24 और मोलर मास कितना 12, तो यहां से आ गया 2। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अब आपको एक नई चीज याद नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ग्राम में ले लो बेटा, ठीक है, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां से आया 2, यहां से आया 4, यहां से आया 2, ठीक है जी, इतनी बात समझ में। अब इसको सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि भाई ईएफ अपने को क्या था, ईएफ में अपने को रेशो ही सिंपलेस्ट रेशो अपने को बता रहा था, तो इसको सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आ गया भाई ये। क्या आ गया आंसर, यहां से 2 डिवाइड कर दोगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दिया करो। अगर ये भी नहीं पता लग रहा है तो स्मॉलेस्ट नंबर से, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया और इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो क्या आंसर आ गया 1 2 1। इतनी बात आई समझ में। अब ये जो आया है ये अपने को क्या बताएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, इससे हमें क्या मिल जाएगा, ईएफ, ठीक है। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन रेशियो कितना आया है बेटा 1:1, यानी कि H2Cl, ये आ गया मेरे पास EF की वैल्यू। बात समझ में आई, क्लियर हुई, बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से समझना इसके बाद वाली जो थ्योरी है, जो ये मेरे पास EF आया है, यानी जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे पास आया है, इसका जो मास आप निकालोगे, इसका जब आप मास निकालोगे, इसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी बात समझ में आई। और इसी तरीके से जैसे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर आप निकालोगे मास, उसी को हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, कुछ नया याद नहीं करना है, इसलिए हर एक चीज बहुत सिंपल करके मैं आपको बता रही हूं, इसलिए ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब यहां से जो आप मास की वैल्यू निकालेंगे बेटा, ठीक है, यहां से जो आप मास की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी 1, ठीक है, क्योंकि कार्बन एक ही है, मल्टीप्लाई में इसका एटॉमिक मास कितना है भाई 12, प्लस में अगेन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने हैं हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 2, प्लस में क्लोरीन का कितना 35.5, ये जो आ गया ये आया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। बात समझ में आई, कैसे किया हमने, चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पर देखनी थी और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, N का फॉर्मूला किया था, ठीक है, जो हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये देखो ये रहा, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू EF मल्टीप्लाई में N, बस वही यूज करेंगे हम कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने निकाला EF इंटू में N, यानी कि N की वैल्यू क्या हो गई बेटा MF डिवाइड बाय EF। अब अपने को ये तो पता लग गया है ना, ये तो अपने को पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आप यहाँ पर मास ले लीजिए, उससे भी आपका N की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, चेंज नहीं करना। ऐसा किस लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता, समझ रहे हो। तो अभी हमारे को सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कर लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये मुझे कितना दे रखा है बेटा 98.96, ये मुझे दे रखा है। ध्यान से देखोगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। और यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया था, चेक करो भाई कितना आया था, CH2Cl आया था, राइट। तो 12 + 2 + 35.5 कितना हो गया 14 में ऐड करना बेटा 35.5, आप खुद से करोगे, ये 35.5 जो है उसमें 14 ऐड करोगे, ठीक है, उसमें कितना आ जाएगा 49.5, कितना आ जाएगा 49.5, ठीक है। डिवाइड करना जरा 49.5,
यहां से आपकी क्या आ जाएगी, n की वैल्यू। ठीक है, इसको करेंगे डिवाइड, ठीक है, अप्रोक्स 2 आ जाएगा, है ना, 1.99 आएगा, 1 पॉइंट, तो अप्रोक्स 2 मान लेती हूँ। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अब मुझे अगर निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या था, CH2Cl, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2 से, क्या आ जाएगा, C2H4Cl2। ये आ गया बेटा आपका, इजी लगा। ठीक है, एक बार पूरा के पूरा मैं आपको फिर से एक बार फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा परसेंटेज, है ना, परसेंटेज आपको ऑलरेडी दे रखा है, मोलर मास आपको दे रखा है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे कहेंगे फॉर्मूला में तो आपने फॉर्मूला बताया था, मास दे दिया, इसीलिए मैंने ये दोनों फॉर्मूलाज लिख दिया आप लोगों के लिए। कंफ्यूजन नहीं है, एक ही चीज है, इसी तरीके से निकलता है, सेम ही तरीके से निकलती हैं चीजें। ठीक है, अब क्या है, इस परसेंटेज को परसेंटेज ना मान के क्या मानोगे, ग्राम। तो गिवन मास बाय मोलर मास वाले का यूज करके आपको क्या निकाल देना था बेटा, आपको निकालने थे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। फिर जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके आपके पास आ जाएगा सिंपल होल नंबर रेशो। जब आप कन्वर्ट करोगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला, EF बोलते हैं हम इसको। ठीक है, उसके बाद हमें निकालनी थी n की वैल्यू। हमने n की वैल्यू निकाली इस मेथड से जो हम पहले पढ़ चुके थे, MF डिवाइड बाई EF। ठीक है, और n की वैल्यू हमने निकाली, हमारे पास आया 2, और n की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है फॉर्मूला में, तो हमारे पास आ गया है एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4Cl2। अगर किसी बच्चे को तसल्ली ना हो तो एक वेरिफिकेशन आप कर लिया करो कि भाई ये जो आपका आंसर आया है C2H4Cl2, तो आप इसको चेक कर लो कि इसका मोलर मास 98 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो बहुत सही है आपका आंसर, ठीक है, और आ ही जाएगा क्योंकि हर जगह आपने वैल्यू भी वही पुट की है। तो इसलिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, चेक कर लेना। ठीक है जी, यहां तक आ गए हैं हम। अब आओ इस पे, ये वाला टॉपिक तो इतना डरते हैं बच्चे, स्टोचियोमेट्री इतना ज्यादा डरते हैं कि भाई नहीं होगा हमसे। ठीक है, लेकिन हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको रिएक्शन की बैलेंसिंग आनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। अब बैलेंसिंग आप करोगे तो बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ठीक है, डेफिनेशन नीट वालों को पढ़नी जरूर है। ठीक है, लेकिन मैं इसको सबसे लास्ट में पढ़ूंगी। ठीक है, कि क्या ये बताने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग में क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे मानो मेरे पास है बेटा इस तरीके से, ये सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके के आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चाहे आप PYQ देख लो या फिर आपकी बुक्स में देखोगे तो सबसे ज्यादा कंबशन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, देखो अब करना क्या है, ठीक है, जो यहाँ पे सिंगल है उनको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना, जो सिंगल है उनको छोड़ दो। ठीक है, देखो इसमें तो 2 ही एटम्स है, कार्बन और हाइड्रोजन 2 है, तो इसको नहीं छोड़ना। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, एक ही है, इसको छोड़ दो, छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें 2 एटम्स हैं, इसमें भी 2 एटम्स हैं, यानी इसको रखेंगे। ठीक है, इसको लास्ट में देखेंगे अपन, सिंगल वालों को हम नजरअंदाज करेंगे, फुली इग्नोर। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पर देखो कार्बन कितने हैं, तो यहां पर कार्बन कितने हैं 2, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, यहाँ पर कार्बन कितना है 1, तो यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो इक्वल हो जाएगा, तो यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। और सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिएक्टेंट के अंदर हैं उतने ही CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे एज इट इज, बात खत्म। ठीक है जी, तो यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पे कर दिया 2। H कितने हैं बेटा, यहाँ पे 6 है, H कितने हैं 6, तो 6 करने के लिए इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, सिंगल लोगों को सबसे लास्ट में हमने जो इग्नोर करके रखा था, अब हम उनको देखेंगे। जब हम देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है, अब आप चेक करोगे कि पहले यहाँ कितने हो गए
2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन हो गया, प्लस कितना हो गया भाई 7, कितना हो गया बेटा 7, तो यहाँ पर 7/2 कर दूं, आंसर 7 आ जाएगा। यानी रिएक्शन बैलेंस हो करके आ गई C2H6 प्लस 7/2 O2, यहाँ बना 2CO2 प्लस में 3H2O। ऐसे करनी है आपको बैलेंसिंग, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। एक और कर लेना, खुद से ट्राई करना है, पहले रिकॉर्डिंग रोक करके, अब समझ में आ गया होगा, इसका खुद से ट्राई करना। CH4 प्लस वाटर और यहां हो जाएगा O2, यहां हो जाएगा CO2 प्लस H2O। आप प्रोपेन का भी करके देखना और नीचे कमेंट्स में आंसर करोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो कि अब सिंगल लोगों को छोड़ देना है, सिंगल लोगों को लास्ट में देखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है बेटा कार्बन 1, यहाँ पर भी कार्बन कितना है 1, यानी नो नीड ऑफ बैलेंसिंग, है ना, बात खत्म हो गई। चलिए हाइड्रोजन कितना है 4, लेकिन यहाँ कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब लास्ट में क्या कौन बचा ऑक्सीजन, तो अब ऑक्सीजन को हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया भाई 2 और यहाँ कितना हो गया 2, तो 2 + 2 4, तो 4 हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको पता लग गया है कि भाई ये रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस होगी। प्रोपेन का आप खुद करके दिखाओगे, ठीक है, और नीचे कमेंट्स में आंसर लिखोगे आपको आया या नहीं आया। बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, ये रिएक्शन बैलेंसिंग इसी तरीके से हम करते हैं, सेम पैटर्न रखिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब पॉइंट क्या है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अटकते हैं। अब सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा, ये रहा CH4, आपकी NCERT वाला ही एग्जाम्पल है ये, ठीक है, कि अब हमने क्या लिया, जो अभी हमने बैलेंस की थी रिएक्शन वही मैंने ली, कि मीथेन को, ये मीथेन है CH4 प्लस 2O2 CO2 और वाटर, मैंने पीछे बता दिया कि बैलेंस करके कि इस तरीके से आएगी रिएक्शन, ठीक है। अब पॉइंट क्या है भाई अब पॉइंट क्या है देखो ये कह रहा है कि भाई, यहां लिख देती हूँ मैं रिएक्शन एक बार, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं। ये लिख ली है हमने इस तरीके से रिएक्शन, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसके आगे ये जो कोफिशिएंट, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, और यहाँ क्या है 2, ये आपको बताते हैं स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यही होते हैं स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। अब ये हमने को क्या बताएंगे भाई, यहाँ पर हम बताएंगे कि ये जो है ये क्या डिफाइन कर रहा है, 1 मोल ऑफ CH4, इसको हम क्या लिखेंगे, ये 1 क्या है 1 मोल, मोल रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, 1 मोल। ये क्या लिखेंगे हम 2 मोल ऑफ O2, क्या लिखेंगे हम 2 मोल ऑफ O2। यहां पर क्या बना क्या 1 मोल ऑफ CO2, है ना, और यहां क्या बना 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये लो, बात समझ में आया, ठीक है। यानी कि ये जो स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तभी मैंने यहां लिखा 1 मोल ऑफ CH4, देखो 1 मोल, यस, ठीक है, रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ O2, ठीक है, टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। इतनी बात आ गई समझ में। और हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा बचपन में, 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि 1 मोल किसके बराबर होगा, CH4 के। देखना CH4 का मोलर मास निकालो, कितना हो गया 12, यानी कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 1 क्या है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई क्या किया मैंने 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो कितना आया 16। तो यानी कि ये किसके बराबर है 16, 1 मोल ऑफ मीथेन किसके बराबर है, इसके 16 ग्राम के बराबर है। क्लियर हुआ, किसके इक्वल हो गया, इसके मोलर मास के। मोलर मास कितना 16, तो इतनी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए।
यहाँ पर क्या है, 1 मोल ऑफ O2 निकालो, 16 मल्टीप्लाई, अब 2 मोल है तो कितना आ गया, 32 आया नहीं, कैसे, देखो यहीं पर माइनर मिस्टेक करते हो आप। देखो इसका एटॉमिक मास कितना, 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 32, और यहाँ पर कितना है भाई, 2 मोल, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना, 16, अब ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2, तो 16 मल्टीप्लाई 2 32, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है भाई, 2, तो 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो 32 मल्टीप्लाई 2 64 आ गया बेटा। अभी आया समझ में? चलिए अब इसका मोलर मास निकालोगे, 44 होता है, तो 1 मोल ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ही आएगा, है ना। अब वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18, लेकिन कितने मोल्स हैं, 2, तो 18 मल्टीप्लाई में 2 करोगे तो 36 यहां से आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर हुआ चीजें कुछ हद तक? ठीक है, तो ये आपको बताना। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो हमने पढ़ा था 22.7 मोल 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करती है। तो भाई 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगी, 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करेगी 1 मोल, है ना। और यहां पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 22.7 लीटर, यहां कितना बेटा, अगेन 22.7, और यहां 2 मल्टीप्लाई में 22.7 लीटर एट STP। ये बात समझ में आ गई? ये भी हम हालांकि स्टेट ऑफ मैटर में बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही क्लियर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझने की जरूरत है कि ये इस तरीके से हम स्टोइचोमेट्री की हेल्प से चीजों को फाइंड आउट करते हैं और बहुत ही इजीली ये चीजें आप सीख गए हो। ठीक है, यही चीजें आगे लिखी गई है, देख लीजिए। ठीक है, यहां था 1 मोल, इसको हम 1 मॉलिक्यूल की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, फिर हमने देखो ये भी लिख लिया है, ठीक है बेटा, और फिर हमने लास्ट में ग्राम की फॉर्म में भी लिख लिया है। ये आपका NCERT में एज इट इज दिया हुआ है और मैंने आपको सारी चीजों का मतलब समझा दिया है, लेकिन फिर भी ये वाला पोर्शन हम स्टेट ऑफ मैटर में अच्छे से पढ़ेंगे, जहां पर हम उस लॉ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखो, अब हमें पढ़ना है लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, और ये सारे ना बच्चों को समझ में बहुत कम आता है, फिर से क्योंकि काफी सारी जगह पे तो चीजें समझ में भी नहीं आती, कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा या कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ये बहुत टिपिकल सा हो जाता है बच्चों के लिए। देखो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पर क्या है, द रिएक्टेंट दैट गेट्स एग्जॉस्टेड। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन को लिमिट कर दे। बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें तो लिमिटिंग रिएजेंट नाम से ही पता लग रहा है, जो रिएक्शन को लिमिट कर दे। ठीक है, लिमिट का मतलब एक पॉइंट के बाद, जैसे मानो दो चीजें हैं मेरे पास, ठीक है, ए है और एक बी है। ठीक है, दो चीजें हैं मेरे पास, दोनों चीजों में से एक की क्वांटिटी बहुत कम है, जैसे मानो 1 मोल है, ठीक है, और एक क्या है 20 मोल है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको डिटेल में ही बता देती हूँ। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको पढ़ाते हैं आपको, और आपको ये सारी चीजें मैं यहीं से समझा देती हूँ थ्रू एन एग्जाम्पल। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास है बेटा 2A प्लस 3B, यहां बन रहा है 4C प्लस 5D, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है, ताकि आप कभी भी इसमें कंफ्यूज ना हो पाओ। अब देखो है क्या, सबसे पहले इस रिएक्शन को करने से पहले, जैसे मान लो ये मुझे दे रखा है, इसका 4 मोल दे रखा है और इसका 20 मोल दे रखा है। ठीक है,
और मुझे बताना है डी। मुझे क्या बताना है बेटा? डी बताना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डी बताना है, ठीक है, आपसे पूछा गया है डी। अब क्या है, अब मैं डी कैसे फाइंड आउट करूं? ठीक है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाना है वो समझो। देखो, सबसे पहले इस रिएक्शन को कुछ भी करने से पहले पहले आप ये निकालो कि रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, पहले तो ये निकालो। तो कैसे निकालेंगे भाई? निकालना इस तरीके से है कि भाई 2A, ठीक है, यानी कि A के 2 मोल्स के लिए B के 3 मोल्स की जरूरत पड़ रही है। A के 2 मोल्स के लिए B के 3 मोल्स की जरूरत पड़ रही है। तो 1 मोल के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? तो 3/2 कर दिया। 1 मोल के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? तो 3/2 कर दिया। अब यहां पर कितना दे रखा है? 4 मोल के लिए, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4, तो यहां पर कितना हो गया? 6। बात समझ में आया? कितना आ गया यहाँ पे? 6 आ गया। अब B के यानी कि A के 4 मोल्स के लिए B के सिर्फ 6 मोल्स की जरूरत है, लेकिन हमें दे कितना रखा है? 20, यानी कि ये वाला रिएजेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला रिएजेंट एक्सेस में प्रेजेंट है। मुझे जरूरत कितने की है? सिर्फ 6 मोल की, लेकिन मुझे दे कितना रखा है? 20 मोल। तो मुझे यानी कि ये वाला जो रिएजेंट है एक्सेस में दिया हुआ है, इतने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी बात समझ में आया? ठीक है, अब क्या है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया? ए आया। ये क्या है? अब मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, यानी कि ये रिएक्शन को लिमिट करेगा। ये रिएक्शन को लिमिट करने का मतलब ये है कि भाई जब इसके 4 मोल कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्शन के अंदर, तब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। जैसे घर में मान लो मसाला ओट्स बनाने हैं, ठीक है, मान लो 4 लोग आ गए मसाला ओट्स, ठीक है, खाने के लिए 4 लोग आ गए, ठीक है। अब मसाला एक पैकेट में एक पैकेट एक बंदे को लगता है, ठीक है, और मेरे घर पे रखे हैं सिर्फ कितने? 2 मसाला ओट्स। देखो समझो, 4 लोग आए दावत पर, ठीक है जी, 4 लोग आ गए। अब मेरे पास एक बंदा एक ओट्स के पैकेट्स खाएगा, एक बंदा एक ओट्स का पैकेट खाएगा, लेकिन मेरे घर पे कितने रखे हैं? 2 पैकेट्स रखे हैं। 2 को हम कुछ और भी खिला सकते हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम 2 भी खिला सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इसको समझो कि क्या हो रहा है। ठीक है, दावत थी कितने लोगों की? 4 लोगों की। अब मेरे पास पानी भी है एक्स्ट्रा, वेजिटेबल्स भी बहुत सारी घर पे, सब कुछ रखा है, लेकिन ओट्स के पैकेट 2 रखे हैं। ठीक है, तो बाकी चीजें जितनी मर्जी रखी हो, कितनी भी एक्सेस में रखी हो, लेकिन बन तो 2 ही पैकेट सकता है। तो यानी कि इसने क्या कर दिया? रिएक्शन को लिमिट कर दिया कि मैं 2 लोगों को ही खिला पाऊंगी, चाहे मेरे पास जितनी मर्जी चीजें रखी हो, मिर्च मसाला जितना मर्जी रखा हो, वेजिटेबल्स कितनी मर्जी रखी हो, वाटर जितना मर्जी हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि पैकेट तो 2 ही बनेंगे, चाहे बाकी सारी चीजें कितनी भी एक्सेस में हो, है ना। तो भाई पॉइंट क्या है कि इसके हिसाब से बाकी कोई भी चीज एक्सेस में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे फर्क पड़ रहा है कि मुझे 4 पैकेट्स चाहिए थे, फिलहाल मेरे पास 2 पैकेट है, तो मैं 2 लोगों को ही खिला पाऊंगी, 2 लोगों को नहीं खिला पाऊंगी। तो इसके मसाला ओट्स के पैकेट ने रिएक्शन को क्या कर दिया? लिमिट कर दिया कि भाई मेरे को 2 लोगों तक ही सीमित रहना पड़ेगा, 2 लोगों को ही मैं अच्छे से खिला पाऊंगी, बाकी 4 को मसाला ओट्स तो नहीं खिला पाऊंगी, है ना। इतनी बात। अब उसको क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि रिएक्शन को लिमिट कर दे, फिर उसी के हिसाब से रिएक्शन चलती है। अब रिएक्शन किसके हिसाब से चल रही है भाई? ए के हिसाब से रिएक्शन चलेगी, बी के हिसाब से नहीं चलेगी, क्योंकि बी तो एक्सेस में है। तो यानी कि अब हमें जो डी की वैल्यू या किसी भी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो वो ए के हिसाब से ही रिएक्शन चल रही है, तो ए को और डी को लेना है, बाकी सब को छोड़ देना है। बात समझे? बाकी सबको क्या कर देना है? छोड़ देना है। बाकी सबका हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, हम किसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि रिएक्शन को लिमिट कौन कर रहा है? ए ही कर रहा है। तो यानी कि अब मैं कह सकती हूँ 2A 5D इसके हिसाब से चल रही है भाई रिएक्शन। तो A के 2 मोल्स को D के 5 मोल्स बन रहे हैं, A के 2 मोल से D के 5 मोल्स बन रहे हैं।
तो 1 से कितना बनेगा 5/2 और 4 मोल से कितना बनेगा मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ आ जाएगा बेटा कितना 10, यहाँ कितना आ जाएगा 10, तो यानी आंसर कितना आ गया 10। इससे कितनी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई अंदाजा नहीं है। आज बैठ करके क्वेश्चन करना और आपको बहुत इजी लगेंगी चीजें, बहुत इजी लगेंगी। तो यहाँ तक हमारा हो गया है लिमिटिंग रिएजेंट तक। यहाँ तक आई होप किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना ही आपको चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ना मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन देखो किस तरीके से आपको करने हैं वो हम बताएंगे। पहले हम करेंगे 2023 का एक क्वेश्चन है वो मैं आपको कराती हूँ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। चलो आओ, देखो देख के क्वेश्चन को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसे नहीं समझना हाई कैसे होगा क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर है, आप इन सब चीजों को भूल जाओ, ठीक है, हम अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो अब क्या है H2, मैंने लिया H2, ठीक है, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है O2 के साथ, ठीक है। पहले तो रिएक्शन लिखनी है बेटा, बाद में सब करना है, पहले रिएक्शन लिखने का काम करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या बन रहा है बेटा वाटर बन रहा है, ठीक है जी। रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे हाफ और हमारी रिएक्शन हो गई है बैलेंस, हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या है जो दिया हुआ है ना फिजिकल में, एक चीज है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना बहुत तरीके से पढ़ना, जो दिया हुआ है डिकोड अच्छे से करना है आपको, है ना। अब यहाँ पर देखो भाई ये कितना दे रखा है भाई H2 आपको कितना गिवन है, तो भाई मैंने यहाँ लिख दिया गिवन, ताकि चीजें जब आप देखो, जब आप देखो क्वेश्चन बहुत तरीके के आते हैं फिजिकल में, ठीक है। अगर आप उसको देखोगे, क्वेश्चन को देख देख के डरते रहोगे ना, उसका कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे डिकोड करते चलो और थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व। अगर यही क्वेश्चन 6 लाइंस का होता ना, तब भी आपको सेम पैटर्न लाइन बाय लाइन चीजों को सॉल्व करना है, फिजिकल बहुत आसान लगेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 ग्राम, O2 का कितना दे रखा है भाई 29 ग्राम, ठीक है, और अपने को दिखा हुआ है टू इल्ड वाटर व्हाट इज द लिमिटिंग, तो बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है, सीधी सी बात है, आपको बताया हुआ है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने देखा, ऑब्जर्व करा मैंने कि भाई ये चीज मुझे किस में दे रखी है, ग्राम में दे रखी है। ग्राम मुझे पसंद नहीं आती है, हर चीज कोई भी दे रखी हो आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, सबसे पहले वो इजी लगेगी आपको। कोई भी चीज दे रखी है उसको किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स में। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, गिवन मास बाय मोलर मास पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करेंगे कि भाई मास कितना दे रखा है H2 का 3 डिवाइड बाय में मोलर मास, ऐसे ही 29 डिवाइड में मुझे करना है कितना, ठीक है, कितना करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32, राइट, तो ये आ जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हाइड्रोजन भी कितना था, तो मल्टीप्लाई 2 भी करना था। बात समझ में आई कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देने हैं और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो आप मेरे वाले तरीके जो अभी मैंने आपको बताया, आप उससे बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी भी तरीके पे आपको नहीं आएगी, ठीक है। और इसको ना मैं थोड़ा सा और सिंपल कर रही हूँ, आप करना चाहो इससे भी कर सकते हो, हाफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको, तो मैं क्या चाह रही हूँ, मैं कॉम्प्लिकेट ना करना चाह रही हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई यहां से कर देती हूँ। देखो मैंने क्या किया था, यह हाफ था ना, तो मैं इसको 2 यहां लेके जा रही हूँ, ठीक है ना। इसको ऐसे ले लेना, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसको लेकर के भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको और आसान लगेगा, ठीक है। अब आओ H2 कितना दे रखा है 3, कोफिशिएंट कितना है 2, कोफिशिएंट कितना है 2, ठीक है। और अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, पहले मैंने इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कर लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई 2 कर दिया, ऐसे 29 डिवाइड बाई 32 कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कितने आ जाएंगे भाई 1.5 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। जब आप 3 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स 1.5। ऐसे ही 29 को आप डिवाइड करोगे 32 से तो यहाँ आ जाएगा 0.906 मोल,
ठीक है, मैंने यहीं से देखा है, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना तसल्ली के लिए। इतने मोल्स आपके पास आ गए। पहले हमने क्या काम किया, मोल्स में कन्वर्ट करने का काम किया। आपको यहाँ कुछ भी दे रखा हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ भी दे रखा हो, आप सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करोगे। अब क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो जो मैंने मेथड आपको बताया था कि भाई अब हम क्या करेंगे कि 1.50 मोल ऑफ H2, ये जो हमारे को दे रखा है, ठीक है, उसमें O2 के कितने मोल्स की जरूरत है भाई, O2 के कितने मोल्स की जरूरत है। देखो अगर मैं यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है समटाइम्स, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, ठीक है, मैं इसको बहुत आराम से आपको बता रही हूँ तो आप समझने की कोशिश करना। यहाँ जो कोफिशिएंट है, यहाँ मैं लिख रही हूँ कोफिशिएंट कितना है, इसका 2 और ये 1 दे रखा है, कोफिशिएंट आपको दे रखा है, ठीक है, तो ये कोफिशिएंट आप अलग से लिख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन भी किसी लेवल पे ना हो, ठीक है। यानी कि जब H2 के मुझे 2 मोल्स चाहिए होंगे तो O2 के मुझे 1 ही मोल चाहिए होगा, मतलब हाफ चाहिए होगा। अगर मैं बात करूं तो H2 का 1 मोल तो O2 का हाफ मोल चाहिए होगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो यानी कि अगर मेरे को इसका 1.50 मोल है अगर, तो इसका हाफ ही तो करना पड़ेगा, मतलब इससे हाफ मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इससे हाफ मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.75 मोल ऑफ O2 आ जाएगा। आप ऐसे करना, जब H2 के 2 मोल चाहिए थे तो O2 के कितने मोल हमें चाहिए थे, H2 के 2 मोल को O2 के कितने मोल चाहिए थे, वो 1, और H2 का 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी, उसको हाफ। तो 1.50 मोल ऑफ H2 को कितने O2 की जरूरत पड़ेगी, तो हाफ कर दिया मैंने। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब इतने मोल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास है कितने, मेरे पास है कितने, मेरे पास है इतने, लेकिन जरूरत मुझे कितने की पड़ रही है, इतने की पड़ रही है। बात समझ में आई, ज्यादा है ना। तो यानी कि ये क्या प्रेजेंट है भाई, एक्सेस में प्रेजेंट है, और ये एक्सेस में प्रेजेंट है, इसका मतलब रिएक्शन को लिमिट करने का काम कौन कर रहा है, H2 कर रहा है। तो इसका मतलब H2 क्या हो गया, एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। बहुत सिंपल सी बात हुई। अगर आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसना तो हमेशा जो मैंने मेथड बताया है आप उसी के हिसाब से चलिएगा, आपको कुछ करने की, लेकिन हाँ रिएक्शन पहले लिखनी है आपको, रिएक्शन बैलेंसिंग आपको अच्छे से करनी है, उसके बाद ही आप करिएगा जो करना है। क्योंकि मॉल कॉन्सेप्ट की सबसे खास बात यही है कि मॉल कॉन्सेप्ट जो है वो रिएक्शन बैलेंसिंग होनी चाहिए, तभी आपके करेक्ट आंसर्स आएंगे। यहाँ पर अगर रिएक्शन बैलेंसिंग में आपने गड़बड़ किया तो आप बहुत गड़बड़ करोगे। अब देखो आपको बैलेंसिंग करोगे तभी तो आपको पता लगेगा ना कि इसके 2 मोल्स को इसके 1 मोल की जरूरत है, तो यानी इसका 1 मोल O2 के हाफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसके 1.50 मोल्स को 0.75 मोल्स ऑफ O2 की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये आपको ध्यान से तरीके से समझना है और करना है, ठीक है। यहां तक आई होप आपका हो गया होगा, ठीक है, चीजें जो हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आ गई होंगी, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। अगेन आपको रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप करनी है और रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके फिर आपको ट्राई करना है, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या है, देखो आपने फुल डिकम्पोजिशन कंसिडर करना है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, पूछा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एट STP ऑन हीटिंग इतने ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। पहले दे रखा है मुझे बेरियम कार्बोनेट, मुझे बताया गया है कि जब मैं इसको हीट कर रही हूं तो ये फुली डिकम्पोज हो जा रहा है, तो भाई यहां पर क्या बनेगा, ऑक्साइड प्लस ये CO2 रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा, ठीक है। एटॉमिक मास मुझे दे रखा है, कितनी अच्छी बात है, दे ही रखा है, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या पूछा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा हुआ है। पहले जो निकालना है या जो दे रखा है वो संभल करके लिख लो तसल्ली से, फिर ठीक है। बाकी मुझे दे रखा है ऑन हीटिंग इतने ग्राम ऑफ ग्राम, यानी कि ये मुझे दे रखा है 9.85 ग्राम,
ये मुझे दे रखा है। अब देखो, अब आपको चीजें आसान सी दिखाई देंगी, है ना। अब आपको चीजें काफी हद तक आसान दिखाई देंगी क्योंकि ये निकालना है, ये दे रखा है, इधर तक के पोर्शन में हमने लिख लिया और डिकोड कर ली चीजें, ठीक है। अब मुझे मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले मुझे मोलर मास भी निकाल करके रखना पड़ेगा, है ना। और मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालना है। भाई इसका एटॉमिक मास दे रखा है 137 प्लस 12 प्लस 48, यहां से आ जाएगा बेटा 197 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 197 आ जाएगा, तो यानी कि मोलर मास भी आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको अभी अभी 2 मिनट पहले ये बताया था कि आप सबसे पहले क्या करो, अगर आपको मास दे रखा है ना, तो पहली काम आपको करना है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो आप, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास 9.85 डिवाइड बाय 197, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास, यहां से आपने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको निकालना क्या था, वॉल्यूम। तो मुझे ये बात पता है कि 1 मोल जो है कितना ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। यानी कि अगर मैं कहूं कि बेरियम कार्बोनेट का 1 मोल किसके बराबर है बेटा, उसके मोलर मास यानी 197 ग्राम के बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स में भी आप ले सकते हैं, आपने कन्वर्ट तो कर ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे करना चाहो मोल्स में भी कर सकते हो, ग्राम लेना है ग्राम में भी कर सकते हो, आपके खुद के ऊपर है, आपको मेथड कौन सा इजी लग रहा है, ठीक है। मैं आपको दोनों करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो, बेरियम कार्बोनेट का 1 मोल किसके कितने ग्राम के बराबर है, 197 ग्राम के बराबर है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, और ये 197 ग्राम यानी 1 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करेगा एट एसटीपी। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, देखो देखो देखो, बहुत ही क्लियरली समझना। तो यानी 1 ग्राम निकालोगे तो 22.7 लीटर डिवाइड बाय में 197 ग्राम, और आपको दे कितना रखा था 9.85, कितना ऑक्यूपाई करेगा 9.85। बात समझ में आया। तो यहां से ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ग्राम से ग्राम कट ही जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी कि भाई 197 ग्राम 1 मोल के। अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है आप ये मेथड करो, और अगर आपको मोल वाला करना है, क्योंकि मोल में आप यहां पर भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो अभी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि 1 मोल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है भाई 22.7 लीटर। तो ये इतने मोल कितना ऑक्यूपाई करेंगे, इतने मोल कितना ऑक्यूपाई करेंगे, सेम बात है बेटा, कोई भी अलग बात नहीं। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, जो आपको अच्छा लग रहा हो आप वो कर लेना, बात दोनों ही सेम है, कुछ अलग नहीं है। बाकी कैलकुलेशन करके आपका आंसर 1.12 लीटर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो कमेंट्स में जरूर बताना आपसे जो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बहुत इजी तरीके बता दिए हैं, ठीक है। अब चलिए इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ठीक है, और वो हम उसके सारे PYQs साथ साथ करते हुए चलेंगे। नोटबुक और पेन आप उठा करके बैठेंगे और आई होप तुम लोग नोट्स भी साथ में बना रहे होगे, ठीक है।